आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आईएएस की जो टेस्ट सीरीज हो रही है उसके हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। 22 दिसंबर पीसीएस का एग्जाम है, वहाँ तक हम लेकर के चलेंगे। एक एक दिन हर दिन टेस्ट होगा, उसका हम एनालिसिस करेंगे, क्या क्या कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या करना है, तो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, पुर्तगालियों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हम इसमें इसके बारे में पुर्तगालियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीता। तो ये इसकी बात इस ये दो क्वेश्चंस की बात करी गई है। इसमें पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन जो पूछ रखा है कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई है कि नहीं अपनाई है। तो इसमें क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो भारत में दूसरा पुर्तगाली था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसको ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति शुरू करी थी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं है। कौन है? डी अल्मीडा है। कौन है? डी अल्मीडा है। ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रखा है? दूसरा क्या कह रखा है कि चीजें दूसरा क्या है? और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर में आदिलशाही सुल्तान को जीता है। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1510 ईस्वी में बीजापुर की आदिलशाही सुल्तान को पराजित कर गोवा जीता था। किसने जीता था? वो डी अल्बुकर्क था, नॉट दी अल्मीडा। तो अल्बुकर्क जो था ये जीता था बीजापुर में 1510 में, ना कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में बात करी गई है। तो जाट जो है, मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1699 में शुरू की थी। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। राजा बदन सिंह ने अहमद शाह अब्दाली की राज्य की उपाधि दी जाटों के शासक सूरजमल को। इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से ये होगा कि मुगल के जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही है इसमें। बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य, क्या इसमें पूछ रखा है? सही नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। बाकी ये भी सही है। मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1699 ईस्वी में शुरू किया था। और जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी। जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए दमन तथा हत्याओं को देखकर किसने कहा था कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता मुझे और क्या देखना बचा है। तो ये 1857 की क्रांति में किसने कहा था? ये ऑप्शन सी है, मिर्जा गालिब ने कहा था। ठीक है, मिर्जा गालिब ने कहा था। चौथा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने जॉन डिग्बी में अपना दीवान नियुक्त किया था। इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर, देखो पहली बात, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से सही नहीं पूछ रहा है। सबसे पहली चीज ये देख लेनी है, सही नहीं है। तो इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, ये क्या सही है? सही है कि नहीं सही है, बताइए। तो ये सही है। इन्होंने 1814 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, ये गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में करते हैं। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना होती है, तो ये गलत है। और इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है, ये सही है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं, ये भी सॉरी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 4 गलत है। और बाकी ये थर्ड वाला भी सही है। नेपाल में इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था।
सॉरी, इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था और उन्हें जॉन डिग्बी में अपना दीवान नियुक्त किया गया था। ये भी सही है। बाकी ये दूसरा और चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर डी। फिर ऑप्शन फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या कहता है कि पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहाँ खोला गया था? तो ये ऑप्शन ए, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में खोला गया था। ऑप्शन 6 क्या कहता है कि सूची को फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करिए, नीचे दिए गए कोड को की सहायता से उत्तर चुनिए। कांग्रेस अधिवेशन दिया हुआ है, पारित कार्यक्रम दिया हुआ है। अब लाहौर 1929 मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम, कराची 1931 राष्ट्रीय एकता, फैजपुर 1937 मौलिक अधिकार, रामगढ़ 1940 पूर्ण स्वराज। तो इसमें से कौन सा 1929 में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है? कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू करते हैं 1929 में, जो कि अध्यक्षता उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया है 1929 में। पूर्ण स्वराज यानी कि ए का हो जाएगा 4। और फिर आते हैं आगे मार्च 1931 में। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, उनकी अध्यक्षता में होता है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की अध्यक्षता करते हैं। बी का हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर इस मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। फिर 1937 में क्या होता है, इसमें में कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है 1937 में, वो फैजपुर में होता है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही होता है। इसमें 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया जाता है 1937 में। तो ये क्या होता है, मूलभूत कृषि भूमि के, यानी कि सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। तो ये सी का 1 हो जाएगा। तो इसमें अब ऑप्शन आता है ए, फिर लास्ट का रामगढ़ कौन सा? रामगढ़ 1940 राष्ट्रीय एकता। तो अब ए का 4th और बी का 3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 7 गांधी जी की 11 सूत्री मांग के अनुसार इसमें से कौन से संदर्भ सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा संदर्भ सही नहीं है? गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी सूत्री मांग पेश की, ये सही है। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया, नहीं, यंग इंडिया के माध्यम से उन्होंने पेश किया था। न्यू इंडिया नहीं है यहाँ पे, यंग इंडिया है, सॉरी, यहाँ पे न्यू इंडिया नहीं है, यंग इंडिया है, यंग इंडिया है, ये न्यू इंडिया नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने के लिए मांग शामिल की गई थी। 70% की नहीं, 50% की गई थी, 50%। तो ये भी गलत है। सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी। तो ऑप्शन 4 ये कह रहा है कि सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी, तो ये सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 क्या पूछ रखा? सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नीचे 2 कथनों पर जिसमें से एक को कथन दूसरे को कारण आर कहा गया। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की। एक अब कथन है, और कारण क्या है? विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से ये होगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। AR दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें देखो क्या है कि मार्च 1942 में ब्रिटिश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति जो होती है, वो क्या करती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने ब्रिटेन पर भारत की स्वतंत्रता करने के लिए दबाव डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, तो उसमें 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। तो इस प्रकार से यानी कि ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला। विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला। तो जब दबाव डाला तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार थोड़ी डरी, और तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन भारत भेज दिया गया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें पड़ती हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथन चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है?
ऑप्शन चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप, ये गलत है। हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, ये भी गलत है। अब चॉपर चॉपिंग जो जो चीज़ें थी वो पेबल संस्कृत के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त होते हैं, ये पंजाब में प्राप्त होता है, पंजाब में प्राप्त होता है और सोहन घाटी से प्राप्त होता है। और फिर दूसरा क्या होता है, हैंड एक्स संस्कृत जो होती है सर्वप्रथम मद्रास के समीप, मद्रास के समीप पाई जाती है। वादामदुराई करके कुछ है ऐसे, तो ये मद्रास में पाई जाती है। तो चापर चॉपिंग पेबल संस्कृत कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। हैंड एक्स संस्कृत कहाँ पाई जाती है, मद्रास में पाई जाती है। चापर चॉपिंग पेबल संस्कृत कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। और मद्रास में हैंड एक्स संस्कृति पाई जाती है। फिर ऑप्शन नंबर 10, मौर्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे मौर्यकाल की राजकीय मुद्रा पण थी या सोने की बनी हुई थी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड रॉन्ग हो जाएगा, कथन सही पूछ रखा है। तो मौर्य की राजकीय मुद्रा पण थी, तो ये तो कंफर्म सही है। लेकिन जो बराबर का चांदी का सिक्का होता था, इनमें सोने की नहीं बनी थी, इसमें चांदी के सिक्के पाए गए थे। फिर 11 क्वेश्चन, कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। अब इसके बारे में क्या है, कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। इसका हाथी गुफा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। हाथी गुफा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था। तो इसमें क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी रॉन्ग है। हाथी गुफा अभिलेख बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रखा है, हाथी गुफा अभिलेख जो से जानकारी क्या मिलती है, जिसके बारे में हाथी गुफा में क्या होता है, प्रतापी शासक खारवेल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख नहीं है। इसमें नहरों को जानकारी देता है, प्रथम अभिलेख के साक्ष्य भी मिले हैं, तो इस सब के बारे में मिलता है। बट इसमें ये नहीं है कि ग्राम के दान दिए जाने का, जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है, ना कि बौद्ध भिक्षुओं को। इसमें जैन के बारे में उल्लेख दिया हुआ है कि इनको ग्राम दान दिया गया था, बाकी बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 12 पे आता है। 12वां ऑप्शन नंबर क्या कहता है, एकता व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासत नामा में मिलता है। भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। भारत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। फिरोज तुगलक ने एकताओं पर इक्तेदारों को इंसानगत अधिकार का स्वीकृत प्राप्त किया। इसमें पूछ क्या रहा है, सही कथन क्या है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। एक तो इसमें सही कथन चारों है। एकता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा, निजाम उल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा, ये भी सही है। एकता व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को, ये भी सही है। एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, ये भी सही है। फिरोज तुगलक ने एकताओं इक्तेदारों के इंसानगत अधिकार को स्वीकृत प्राप्त की है, भी सही है। महाभारत का तेलुगु भाषा जो था अनुवाद करने के लिए किन किन का योगदान रहा है, तो इस कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो नन्या तिकन्ना अय्यर्रा प्रगदा, तो इसमें ऑप्शन होगा नन्या तिकन्ना अय्यर्रा प्रगदा और वीरभद्र है। तो ऑप्शन इसमें नन्या भी है, तिकन्ना भी है, अय्यर्रा प्रगदा भी है, वीरभद्र नहीं है। तो वीरभद्र बिल्कुल नहीं है। वीरभद्र ने कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। वीरभद्र जो थे, उन्होंने कालिदास का जो रचित ग्रंथ था अभिज्ञान शकुंतलम, उसका तेलुगु भाषा में वीरभद्र ने किया था। बाकी महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद नन्या करता है, तिकन्ना करता है, यर्रा करता है। इसको हम याद कर सकते हैं, एन और TY, NTY यानी NTR होता है, आर हटा दीजिएगा, वाई कर दीजिएगा, NTY, नन्या तिकन्ना यर्रा प्रगदा, जो कि महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करते हैं। फिर बीरबल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। तो अब इसमें बीरबल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर ने इन्हें 5000 का मनसबदार
मनसब प्रदान किया था? अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की थी। उनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई। तो बी, इसका ऑप्शन बी सही है। अकबर मतलब देखो, अकबर ने कविराज का राजा की उपाधि प्रदान की, ये सही है। और अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की। नगरकोट, कांगड़ा, NKK, इसको याद करने के लिए, ये नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की जागीर प्रदान की, इसको याद करने के लिए NKK NKK करके याद कर लो कि NKK मतलब जागीर प्रदान की थी अकबर ने बीरबल को, यानी कि N का नगरकोट, K का कांगड़ा और K का कालिंजर हो जाएगा। और इसकी मृत्यु यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए 1586 में हुई थी। बट ये ऑप्शन बी सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये 5000 का मनसबदार प्रदान किया था, इसमें 5000 की जगह पे 2000 है। 5000 के मनसबदार के प्रदान की जगह पे 2000 है। फिर अगला क्वेश्चन, रोमांस इन द स्टोन पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। तो फतेहपुर सीकरी को माना जाता है रोमांस इन द स्टोन पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी के नाम से छत्तीसगढ़ सीकरी में है जामी मस्जिद, उसमें रोमांस इन द स्टोन पत्थर में रोमानी कथा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 16वें नंबर पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और कारण आर। 16 नंबर के क्वेश्चन में ये है, भारतीय संविधान के विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित है। आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों में आम विधानों तथा स्थापित राजनीति पर पार्टी पर छोड़ दिया गया, उन्हें भी भारत के संविधान में दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो क्या इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? इसमें से ऑप्शन ए सही है। यानी कि देखो, भारतीय संविधान का विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका क्या कारण है? कारण क्या कह रहा है? आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों तथा स्थापित राजनीतिक परिपाटियों पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संविधान दस्तावेज में शामिल किया गया है। ये भी कारण भी सही है, तो ये भी सही है। अब 17वें नंबर में क्या आता है, 42वें संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमको ये जरूर एग्जाम में देख लेना है कि सही कौन सा है, कौन सा सही नहीं है, ये जरूर पूछता है। तो कुछ बच्चे इसमें से गलत कर देते हैं, सही है या सही नहीं है, वो सही है करके उसमें टिक मार के तुरंत चले जाते हैं। तो ऐसा देख लेना है। और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42वें संविधान में क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस पहला ऑप्शन है, संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4A और 14A जोड़ा गया है। इस संशोधन में 3 नए निर्देशक तत्व संविधान में जुड़े गए हैं। इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन डी, इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया है। अब इसमें से सही नहीं है कौन सा? तो इसमें से सही देखो, ऑप्शन ए भी सही है, 2 नए भाग जोड़े गए हैं। संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए हैं, 4A जोड़ा गया है और एक 14A जोड़ा गया है। 4A में क्या है, 14A में क्या है, इसके बारे में आप पॉलिटी में पढ़ोगे तब जान पाओगे। फिलहाल इसमें देखते हैं क्वेश्चन। अब इस संशोधन द्वारा 3 नए निर्देशक तत्व अभियान जुड़े गए हैं। अब 3 निर्देशक तत्व अभियान तो भी जुड़े गए हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन, इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। 7 तो नहीं, ये तो बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन 17 का सी होगा, सी। फिर आगे आता है 18, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, कौन सा कथन सही है? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि विषय कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र भी कनाडा से ही लिया गया है, और बट ये जर्मनी से नहीं लिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सही है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई। इनमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है या सकारात्मक प्रवृत्ति का है? अनुच्छेद 14, विधि की समक्ष समानता। तो विधि की समक्ष समानता की बात ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ये ऑप्शन कौन सा इसमें पूछ रहा है, कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, इस बारे में बात करी जा रही है। तो इस बारे में बात करी जाएगी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहला ऑप्शन है, और फिर दूसरा या सकारात्मक प्रवृत्ति का है। तो
विधि की समता उस विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। ये आर्टिकल 14 है इसमें। तो विधि की समता जहाँ ब्रिटिश संविधान से लिया गया और नकारात्मक संदर्भ में वही विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक ही होती है। तो ये दोनों सही है हमारे हिसाब से। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 20 बजट पारित होने से पहले संसद में निम्नलिखित 6 चरणों से गुजरता है जो निम्न है। पहला बजट का प्रस्तुतिकरण। अच्छा, पहले नंबर पे देखो, इसमें से पहले नंबर पे बजट का प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे पे आम बहस आएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। या फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच, ये तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर विनियोग विधेयक, फिर अनुदान मांग पर मतदान 4 आ जाएगा। फिर 5वां विनियोग विधेयक पारित होना 5। फिर 6ठा वित्त विधेयक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर 21 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा? भारत का जन्मा नागरिक हो, ये होना चाहिए। वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल का न्यायाधीश होना चाहिए। और उसे ये भी सही है। और फिर इसमें कितने वर्ष तक निम्नतम कितनी एज होनी चाहिए? न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो इसका भी तो भारत का जन्म, वह उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हुआ हो। तो इसमें सही कथन तो हमको लग रहा है भारत का जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है न्यायाधीश को, इसमें ही है। तो ये ऑप्शन गलत है। और वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश होना चाहिए, ये सही है। और न्यूनतम आयु, इसमें आयु की बात ही नहीं करी गई है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन, और ये 14, 2 और 4। फिर 22 नंबर में भारत वर्तमान में निम्नलिखित में किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में है फिलहाल। इनमें से कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक होता है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तरह समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें मेरे हिसाब से 22 का सी, आई थिंक कर्नाटक में भी है। तो 1, 2, 4, 6 राज्यों में है। एक आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और फिर बिहार हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर 23 नंबर। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता तो उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो पाता है। क्या ये सही है? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। लोकसभा में अविकथित बंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद को शपथ नहीं लेता। इसमें से सही नहीं है, चुनना है। तो 23 का इसमें देखो, एक संविधान में 23 सही नहीं है। तो 23 का सी होगा इसमें। क्यों? क्योंकि संविधान में कही गई बात का उल्लेख नहीं है कहीं पे भी कि लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद ही विपक्ष को दिया जाए। यह बिल्कुल भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों को लेखा परीक्षा करता है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। तो इसमें से 24 का कौन सा होगा? क्या बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? तो वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ये भी सही है। और वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों को लेखा परीक्षा करता है, ये भी सही है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, ये गलत है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट
किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को नहीं देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। और संसद की लोक लेखा समिति को गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में आता है, इनमें कौन सा कथन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। फिर यह मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? यह एक संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। तो क्षेत्रीय परिषदें 20 इसमें कौन सा होगा? नहीं है। तो एक संवैधानिक निकाय भी है। क्षेत्रीय परिषद 1956 में ही हुआ था और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 1956 के तहत तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ ही था। केंद्र शासित प्रदेश भी क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किए गए हैं, जैसे कि चंडीगढ़ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। 26 नंबर क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो 26 नंबर क्या कहता है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। ये गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट जो होता है वो अधिक ऊंचा है, ना कि पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। ठीक। और फिर पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। फिर अगला आता है कि ये महाराष्ट्र के राज्यों की सीमा बनाता है। तो महाराष्ट्र सिर्फ 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक हो गया मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ स्पर्श करता है, यानी कि 6 राज्यों के साथ। अब ये 6 राज्य किसमें है? ऑप्शन डी में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनजाति और राज्य के ऊपर है। जनजाति और राज्य, इसमें कौन सा राज्य सही सम्मिलित है? तो लिम्बू जनजाति सिक्किम, ये सही है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये गलत है। फिर आते हैं इसमें से 1 और 3 और 4, यानी कि लिम्बू डोंगरिया कोंद उड़ीसा में पाई जाती है, कट्टू नायकन केरला में पाई जाती है। लिम्बू सिक्किम में और डोंगरिया कोंद उड़ीसा में ये भी पाई जाती है, कट्टू नायकन में। कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। यह जनजाति असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कार्बी जो होती है ये असम में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। लिम्बू सिक्किम में, डोंगरिया कोंद उड़ीसा में, कट्टू नायकन केरला में। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? जीवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीवमंडल निश्चय क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत के 12 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। तो 29 का क्या होगा? इसमें 29 का जीवमंडल निश्चय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल ये सही है। यूनेस्को के मानव जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत की 12 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल 12 जीवमंडल, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें दोनों सही हैं, एक सी ऑप्शन सही होगा। झीलों के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? झीलों के संबंध में तो इसमें सही नहीं पूछ रहा है। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा? कौन सा सबसे पहले? वुलर झील, ये भी सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये भी सही है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश, निजाम सागर झील मंजीरा के आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। गोविंद सागर झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। तो ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन है। फिर 31 दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र के बारे में
बात करते हैं। दुर्गापुर लौह संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से की गई है। तो जर्मनी के सहयोग से नहीं की गई है, ब्रिटेन के सहयोग से की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इस संयंत्र को लोहा अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। इस संयंत्र की कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है, ये भी सही है। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन ए सही नहीं है, तो ये कुछ ऑप्शन ए सही नहीं है। तो विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है, इसके माध्यम से उत्तर सही चुनना है। तो विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के निम्न देशों में से कि जैसे गैबोन में गुजरती है, और कॉन्गो में गुजरती है, और युगांडा में गुजरती है, केन्या में गुजरती है, सोमालिया में गुजरती है, तो ऐसी चीज़ों में गुजरती है। तो इसमें से कॉन्गो भी हो गया, केन्या भी हो गया, और सोमालिया भी हो गया। तो इसमें से मान के ऑप्शन बी हो जाएगा, तंजानिया तो नहीं है, कॉन्गो है, केन्या, सोमालिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 33 में क्या है, ऐसे बंदरगाह या पतन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर समुद्र से जुड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं। 33 का सी आंतरिक पतन कहते हैं इसको। रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। कोलोन यहाँ की प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, कोलोन यहाँ की प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो 34 का इसमें क्या होगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, सही। 35 का मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण इसमें से कौन सा है, एटना है, कांगागुआ है, किलिमंजारो है, वेसुवियस है। एटना तथा वेसुवियस दोनों इटली में स्थित हैं। एटना और वेसुवियस ये इटली में है, वेसुवियस भी इटली में है। तो ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि किलिमंजारो और तंजानिया जो है एक मृत ज्वालामुखी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 है, कांकागुआ और किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 36 अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 36 में अंत्योदय श्रमिक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके बारे में बात करी गई है। तो इसमें से 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नदियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा, आश्रम योगियों को 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान किया गया है। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक विभाग बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें से 36 का बी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही हैं। 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ है, और फिर इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। फिर यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक विभाग भुगतान बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो ये चीज़ें हो गई, 1 2 3 तीनों सही हैं। फिर 37 का माँ कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया। इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को विशेष रूप से माता के जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। तो इसमें से कौन सी चीज़ें, इसमें से 5 अगस्त 2018 को नहीं होना होकर के 2016 में किया गया था इसका, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। 38 में क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना होना चाहिए। तो 38 में ऑप्शन नंबर ए 73, 64, 37.71 इसे थॉलो फॉर ए रीजन लग जाएगा। 73, 64, 37.71 1 करोड़ रुपये। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन चुने। तो ब्लू चिप कंपनियों के बारे में, ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र को शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल ब्लू चिप कंपनियां कहलाते हैं। ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है उसे देने में समर्थ है ब्लू कंपनियां कहलाती हैं। तो इसमें से 39 को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से
काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र को शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। फिर ऑप्शन नंबर 40 का क्या कहते हैं, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है, उसे उस पर कार्य कर रहा है? आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की जुलाई 1956 में ईस्वी में की गई, ये सही है। निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी के धन की व्यवस्था करता था, अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर इसमें 42 का क्या होगा, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन को दूसरे को कारण आर दिया गया। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें 42 का क्या हो जाएगा, इसमें दोनों ये सही है, यानी कि कारण और कथन सही बता रहा है। इसमें 43 का क्या होगा, ज्वास एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी, पोषण का अध्ययन, ट्रोपोलॉजी, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, पेडोलॉजी, इसको ये सही नहीं है। फिर 44 तंत्रिका तंत्र से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो 44 का इसमें क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ये सही है। 32 जोड़ी स्पाइनल, 32 जोड़ी नहीं पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं 31 जोड़ी स्पाइनल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, केवल एक, ये ऑप्शन। 45 आवश्यक प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है, कौन सा क्या चीज़ आवश्यक है, तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, जल की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, 3 चीज़ों की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कि ऑक्सीजन गैस उसको बाहर निकालना होता है। 46 सेकेंड सूची सम्मिलित करनी है। त्वचा कैंसर, फ्लोरोकार्बन, ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी प्रकाश, वैश्विक तापमान, डेसिबल, ओजोन छिद्र, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 46 का इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, पराबैंगनी प्रकाश से त्वचा कैंसर होता है, पराबैंगनी प्रकाश से क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है, तो 1 का 2 हो जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से वैश्विक तापमान बढ़ता है, सी का 4 हो जाएगा। फिर ध्वनि प्रदूषण किससे नापते हैं, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से नापते हैं, ठीक है। तो इसका बी का 3 और डी का 1, यानी कि ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1, यानी कि ए का 2, ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 4, 1 का, यानी कि 46 का सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 47 इनसैट 3DS उपग्रह के बारे में बात करी जा रही है, इसमें सही कौन सा कथन सही है, तो इसमें से इसका प्रक्षेपण 17 जनवरी 2024 श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया है। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के बारे में लिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही बात करी जा रही है, इसमें से सभी सही हैं। श्रीहरिकोटा में और प्रक्षेपण GSLV F-14 में, प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने में, मौसम विज्ञान से संबंधित, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 48 में निम्न से पृष्ठ के तेल पर डाली गई जल बिंदु सिकुड़कर गोल आकार के धारण कर लेती, तेल तथा जल के बीच असंजय बल के ससंजय बल से कम तथा तेल के ससंजय बल से अधिक होता है। तो इसमें क्या है, 48 का ए ऑप्शन सही है। थोड़ा
थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी। नीचे दिए गए कथनों पर कुछ सही संबंध। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है, इसलिए जल में डूबी हुई बुलबुले की लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सही है, ये गलत है। पानी में डूबा वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति का व्यवहार करता है, ये सही है। बाकी जो कि पानी का वायु का अपवर्तनांक होता है वो वायु से अधिक होता है, ना कि वायु से कम होता है। पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो वायु से अधिक होता है, कम नहीं होता है। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्राफीन पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ग्राफीन पदार्थ में से पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थित है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप या लगभग पारदर्शी होता है या एक त्रिआयामी पदार्थ होता है या विद्युत का सुचालक होता है। देखो भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में त्रिशूर में स्थित है, ये सही है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप या लगभग पारदर्शी होता है, ये भी सही है। यह एक त्रिआयामी पदार्थ है। त्रिआयामी पदार्थ नहीं है, ये द्विआयामी पदार्थ है, तो ये गलत है। यह एक विद्युत का सुचालक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है। 51 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम क्या है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की पूछा गया है, तो इसमें से 51 का ए ऑप्शन हो जाएगा, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर नगर। फिर निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आजमगढ़ माना जाता है। फिर 53 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है। तो इसमें से 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात जो है 885 है, तो नगरीय शिशु जो है लिंगानुपात 885 है तथा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 906 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये जो नगरीय शिशु जो लिंगानुपात वाला जिला सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है? तो वो मऊ में है, ना कि गाजियाबाद में। फिर ऑप्शन नंबर 54 में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 900 है। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिला का है। तो 54 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल 2 सही है। इसमें से 900 नहीं होगा, 900 से जगह पे 907 हो जाएगा। सॉरी, ये अनुसूचित जातियों के लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का सही है, ये तो सही है। बाकी ये गलत है, ऑप्शन 1। इसमें 900 की जगह पे 907 हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 55वां। तो इसका श्रावस्ती है। कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 60 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिली और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें से 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, 56 का डी हो जाएगा, दोनों सही हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और उत्तरी पांचाल की राजधानी कंपिली और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। इसमें से दोनों करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर 57 का क्या होता है? प्राचीन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। रामग्राम के कोली फाजिल नगर क्षेत्र, पावा के मल्ल, गंगा यमुना दोआब, कपिलवस्तु के साके, गोरखपुर जनपद, केशपुर के कलाम, सिद्धार्थ नगर। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? रामग्राम के कोलिप गोरखपुर जनपद से ए का 3 हो जाएगा। और फिर पावा के मल्ल फाजिल नगर में बी का हो जाएगा 1। और फिर कपिलवस्तु के साके सिद्धार्थ नगर में, तो सी का हो जाएगा 4। फिर केशपुर के कलाम डी का 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। फिर 58 निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र है? तो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं इसमें से?
अयोध्या अयोध्या है, मथुरा भी है, महोबा भी है, काशी भी है, रोहनाई भी है, श्रावस्ती भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर 59 का यूनानी मेगास्थनी के अनुसार डायोनिसिस और हेराक्लीस का क्या किससे संबंध रहता है? तो इसका शिव और कृष्ण से रहता है। मेगास्थनीज के अनुसार डायोनिसिस और हेराक्लीस शिव और कृष्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से क्या है, सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलाना, स्थल और साक्ष्य मिलते हैं। स्थल और साक्ष्य के बारे में बात करी जा रही है। तो महादाह कहाँ पे है? महादाह युगल समाधियों में, महादाह युगल समाधियों में, और कोल्डी हवा कृषि का प्राचीनतम स्थल मिलता है। महादाह कहाँ? युगल समाधियाँ। कोल्डी हवा कृषि का प्राचीनतम। सराह नाहर राय कहाँ पे? झोपड़ी का फर्श है। और लोहरादेव का चीड़ के आवास है। सिक्सटी का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट। फिर 61 में क्या होगा? एसटीजी। देखिए एक चीज़ और देख लीजिएगा, एसटीजी जो है और इसके टारगेट ये हर एक पीसीएस एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। तो इसके जितने 17 गोल्स हैं, इन सब के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं इसमें से जितने हैं 5, 7, 14, 15 इनके बारे में बता दे रहा हूँ। लक्ष्य 5 क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में बात करी जा रही है। और लक्ष्य 7 आधुनिक ऊर्जा के बारे में बात करी जा रही है। और लक्ष्य 14 समुद्री संसाधनों के संरक्षण की बात करी जाएगी। लक्ष्य 15 मरुस्थलीकरण से सुरक्षा की बात करी जा रही है। यानी कि 61 का क्या हो जाएगा? 61 का बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 62 का मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है। सही कथन कौन से है? ये सब देखना है। 60 तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में स्थित आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है, ये सही है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित है। तो कराई बट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। फिर 63 का ऑप्शन क्या है? भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल राज्य में है। 1991 में हाथी के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत की गई थी। तो इसमें 63 का कौन सी बात करी गई है? 63 का सर्वाधिक हाथी संख्या कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है, ना कि केरल में, कर्नाटक में है। और ये कारण सही है बट कथन गलत है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। फिर 64 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन IUCN की लुप्तप्राय प्रजाति श्रेणी में आती है। भारत में असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाता है। तो इसमें 64 का क्या होगा? गंगा डॉल्फिन भारत में असम, या इसमें क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है। गंगा डॉल्फिन IUCN लुप्तप्राय श्रेणी में आते हैं। भारत में असम, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य दोनों ही क्षेत्र में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। फिर 65 में क्या होता है? 65 में एलिफेंटा और रिजर्व और राज्य के बारे में बात करी है। तो वैतरणी उड़ीसा में, और लैमरू छत्तीसगढ़ में, और सोनितपुर कहाँ पे है? असम में। वायनाड केरला में। तो इसका 65 का बी ऑप्शन है। फिर 66 का वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर किनारे अवस्थित है ये। तो इसमें से कौन से सही कथनों के बारे में बात करी गई है? तो वो यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है। तो इसमें वोल्गा नदी सबसे ये है। ये तो गलत है, ये भी गलत है। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर किनारे पर स्थित है। पेरिस सीन के किनारे अवस्थित है। 67 का क्वेश्चन क्या कहता है? करीबा बांध और असवान बांध, ओवन बांध, कैंजी बांध। तो करीबा बांध जैम्बेजी नदी में है। असवान बांध नील नदी में है। ओवन बांध श्वेत नदी में। कैंजी बांध नाइजर नदी में। तो 67 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर 68 में जलसंधि और जोड़ना, डोबर जलसंधि, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, बोनिफोसियो जलसंधि, टिरिनियस नियम सागर और भूमध्य सागर, और ट्रेंटो जलसंधि, एड्रियाटिक सागर और ओपिनियन सागर, कर्च जलसंधि, काला सागर और मरमरा सागर। तो 68 में क्या है? 68 में कौन से सही सुमेलित है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इस बारे में बात करी गई है। तो इसमें कर्च जलसंधि, काला सागर और मरमरा सागर
नहीं है, वो अजोव सागर और काला सागर में है। ये अजोव सागर और काला सागर में स्थित है। फिर 69 का क्या है, ओशिनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा होता था, पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। इसमें कौन सा सही है? ओशिनिया महाद्वीप में 20 देश नहीं है, 22 देश हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, पपुआ और पपुआ न्यू गिनी तो नहीं है सबसे छोटा, नोरू देश सबसे छोटा है, नोरू। तो इसमें ऑप्शन बी, ना तो एक ना ही दो। मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर फ्लोरिडियम स्थित है, इसमें क्या होगा? ग्रेट बियर झील। ऑप्शन ए सही है।